क्लास में बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। फिजिकल केमिस्ट्री की इस क्लास में यूनिट 3 चल रही है, फेज इक्विलिब्रियम। आज का टॉपिक है नित स्थायी साम्य, मेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम। हम देख रहे हैं यहाँ कि अगर कोई जल तंत्र है, वाटर सिस्टम, तो उसमें जल की दो प्रवस्थाएं, सॉलिड जल अर्थात बर्फ और लिक्विड जल, दोनों परस्पर साम्य में हो, तो देखते हैं इस तंत्र में एक एटमॉस्फेयर दाब पर इसका ताप 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, चाहे साम्य स्थापित होने में आंशिक रूप से बर्फ पिघली हो या आंशिक रूप से जल हिमकर्त हुआ हो। अतः ये साम्य एक ऐसा साम्य है जो किसी भी प्रारंभिक स्थिति से प्राप्त हो सकता है। ऐसे साम्य को हम सही साम्य कहते हैं, अर्थात इधर से भी प्राप्त कर सकते हैं और इधर से प्राप्त कर सकते हैं, सही साम्य। दूसरा साम्य होता है वो मित स्थायी साम्य कहलाता है। कैसे? लेकिन इसी तंत्र में यदि हम जल को धीरे धीरे सावधानी पूर्वक ठंडा करें तो बर्फ के दृष्टिगोचर हुए बिना अर्थात बर्फ बने बिना ही जल को -1 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा किया जा सकता है। लेकिन -1 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ को पिघला कर जल प्राप्त नहीं कर सकते, तो इसे मित स्थायी साम्य कहते हैं। अर्थात ऐसा साम्य जो केवल एक दिशा से तो प्राप्त हो सकता है लेकिन दूसरी दिशा से प्राप्त नहीं होता, मित स्थायी साम्य कहते हैं, मेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। वन कंपोनेंट सिस्टम आ रहा है। वन कंपोनेंट सिस्टम में इसका मतलब ऐसा तंत्र जिसमें केवल एक ही कंपोनेंट हो। जैसे पहला उदाहरण है वाटर सिस्टम। इस तंत्र में जल की 3 प्रवस्थाएं होती है। कौन कौन सी? बर्फ, द्रव जल और जल वाष्प। और इस प्रकार जल तंत्र में निम्न 3 प्रकार के साम्य होते हैं। कौन कौन से? बर्फ जल के साथ, जल वाष्प के साथ और बर्फ वाष्प के साथ। तो इस तंत्र के लिए हम इस प्रकार का साम्य आरेख प्राप्त कर सकते हैं। यदि दाब व ताप के मध्य आरेख खींचे, दाब व ताप के मध्य आरेख खींचे तो जल तंत्र के लिए ऐसा एक आरेख प्राप्त होता है। यहाँ हम देखें कि जैसे जैसे ताप बढ़ाते हैं ये बर्फ पिघलती कर यहाँ तक बिंदु O प्राप्त होता है। तो यहाँ इधर देखो ये ठोस बर्फ है और ये जलवाष्प है। इस बिंदु पर या इस रेखा पर ठोस बर्फ और जलवाष्प दोनों परस्पर साम्य में है, इसलिए बर्फ या ठोस वाष्प में बदलता है या वाष्प ठोस में बदलती है तो वो क्या होता है? ऊर्ध्वपातन। इसलिए इस वक्र को क्या कहा हमने? ऊर्ध्वपातन वक्र। बाद में फिर देखते हैं। इस क्षेत्र में जलवाष्प है और इस क्षेत्र में द्रव जल है, अर्थात ये जो ओ वक्र है, इस वक्र पर 2 प्रवस्थाएं जल और जलवाष्प, द्रव जल और जलवाष्प परस्पर साम्य में है, अर्थात जल का वाष्पीकरण हो रहा है। इसलिए इस वक्र को क्या कहा हमने? वाष्प दाब वक्र। यहां देखें हम वक्र OC पर, वक्र OC पर देखें तो इस तरफ तो ठोस बर्फ है और इधर द्रव जल है, अर्थात इस वक्र पर द्रव जल और ठोस बर्फ दोनों परस्पर साम्य में हो रहा है, अर्थात इस वक्र को कहते हैं हम गलन वक्र। इस प्रकार देखें, इस पूरे जल प्रवस्था आरेख को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है क्षेत्र, दूसरा है वक्र और तीसरा है त्रिक बिंदु। क्षेत्र कौन से हो गए? 1, 2 और 3। पहला क्षेत्र तो हो गया COA क्षेत्र। COA क्षेत्र में देखें तो केवल जल की एक ही प्रवस्था स्थित है, द्रव जल। दूसरा क्षेत्र हो गया BOC, अर्थात इस क्षेत्र में केवल जल तंत्र की एक ही प्रवस्था स्थित है, ठोस बर्फ। तीसरा क्षेत्र हो गया BOA क्षेत्र, ये क्षेत्र। और इस क्षेत्र में भी देखें हम तो यहाँ इस तंत्र की केवल एक ही प्रवस्था स्थित है, कौन सी? जल वाष्प, जल वाष्प स्थित है। तो तीनों ही क्षेत्रों में एक ही प्रवस्था स्थित है, इसलिए प्रवस्था नियम के अनुसार हम देखें, प्रवस्था नियम के अनुसार देखो इधर F बराबर C - P + 2, तो C भी एक है, P भी एक है, अर्थात
F बराबर क्या हो गया 2, अर्थात स्वतंत्र की गति का मान या कोटि का मान, डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान कितना है 2। अर्थात इन किसी भी क्षेत्र में उपस्थित किसी भी बिंदु व्याख्या के लिए हमें कम से कम 2 चर आवश्यक होते हैं, या तो ताप और दाब या सांद्रता और ताप। तो यहाँ केवल ताप और दाब ही आवश्यक है। अर्थात इन क्षेत्रों में जल तंत्र द्विचर है। इन क्षेत्रों में किसी भी बिंदु की व्याख्या करने के लिए ताप व दाब दोनों की आवश्यकता होती है। अब आए हम वक्र पर। तो वक्र में देखें तो यहाँ 4 वक्र प्राप्त हो रहे हैं। ये रहा 4 वक्र। कौन कौन से? एक वक्र तो है ओ ए वक्र, एक वक्र है ओ सी वक्र, एक वक्र है ओ बी वक्र। ये तीनों वक्र तो सही साम्य वक्र कहलाते हैं। और एक वक्र है ओ ए डैश वक्र, ये मित स्थायी साम्य वक्र कहलाता है। पहले बता चुके हैं वक्र ओ ए को वाष्पदाब वक्र कहते हैं, जिस पर 2 प्रवस्थाएं द्रव जल और जल वाष्प साम्य में है। दूसरा वक्र ओ सी वक्र गलन वक्र कहलाता है, जिस पर 2 प्रवस्थाएं ठोस बर्फ और द्रव जल परस्पर साम्य में है। थर्ड वक्र है ओ बी वक्र। तो यहाँ भी देखें ठोस बर्फ और जलवाष्प 2 प्रवस्थाएं परस्पर साम्य में है, और इस वक्र को कहा हमने ऊर्ध्वपातन वक्र। वक्र ओ ए डैश, अगर बिंदु ओ को हम या ए ओ वक्र को आगे बढ़ाते हैं तो टूटी हुई रेखा में हमें ओ ए डैश वक्र प्राप्त होता है, जिसको हमने मित स्थायी वक्र कहा है। और इस वक्र पर भी ठोस बर्फ और जलवाष्प परस्पर साम्य में है। तो प्रत्येक वक्र पर प्रवस्थाओं का मान 2 है, कंपोनेंट 1 है। तो प्रवस्था नियम के अनुसार क्या हो जाएगा? F बराबर C माइनस P प्लस 2। C का मान कितना रखा? 1, P का मान कितना रखा? 2 और प्लस 2 है। इसका मतलब F बराबर क्या आएगा? 1। ये देखो इधर, ये F बराबर 1। अर्थात प्रत्येक वक्र पर जो ये तंत्र है वो एक चर है। अर्थात इन वक्रों पर किसी भी बिंदु की व्याख्या करने के लिए ताप व दाब में से किसी एक की आवश्यकता होती है। जैसे हमने देखा एक वायुमंडलीय दाब पर अगर वक्र OA पर बिंदु F प्राप्त होता है तो उस F बिंदु पर ताप का मान निश्चित होगा कितना? 100 डिग्री होगा, जो कि जल का क्वथनांक है। इसी प्रकार यदि हम बिंदु ए पर ताप का मान 374 डिग्री सेंटीग्रेड रखे, जो कि जल का क्रांतिक ताप है, इस ताप के बाद जल का द्रव रूप में अस्तित्व नहीं होगा। इसीलिए यह वक्र बिंदु ए पर ही समाप्त हो जाता है। वक्र ओ ए को पीछे की ओर बता दिया, पीछे की ओर रखे तो ए डैश प्राप्त होता है। अर्थात वक्र ओ ए डैश बनता है, जिसे मित स्थायी साम्य प्राप्त होता है। एक बात और यहाँ हम देखें, जो ओ सी वक्र है उसका ढलान ऋणात्मक है। क्यों? क्योंकि जलतंत्र में जब द्रव जल से ठोस बर्फ बनता है तो आयतन में बढ़ोतरी होती है, इसीलिए ओ सी के ढाल का वक्र ऋणात्मक है। ये देखो आपको, ये इसका जो ढाल है वो नेगेटिव है। पॉजिटिव होता तो सीधा होता, इसका ढाल नेगेटिव है। थर्ड बिंदु है, यहाँ हम ये देखें कि बिंदु O, जो कि क्या है? त्रिक बिंदु है। क्या है? त्रिक बिंदु है। इस त्रिक बिंदु पे देखें तो त्रिक बिंदु पर यहाँ देखें तो 3 प्रवस्थाएं ठोस बर्फ, द्रव जल और जलवाष्प तीनों परस्पर साम्य में है। अतः प्रवस्था नियम के अनुसार F बराबर C माइनस P प्लस 2 का मान रखे। C बराबर 1 हो गया, P बराबर 3 हो गया, प्लस 2 है तो F बराबर क्या आ जाएगा? 0। अर्थात स्वतंत्रता की कोटि, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गया? 0। अतः इस बिंदु पर, बिंदु O पर ये पूरा का पूरा तंत्र अचर होता है। अर्थात इस बिंदु की व्याख्या करने के लिए हमें ताप दाब किसी की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें निश्चित दाब होता है 4.58 mm और निश्चित ताप होता है कितना? 0.0075 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यह त्रिक बिंदु है। और त्रिक बिंदु क्या होता है? ये देखो अचर होता है। ये कैलकुलेशन करके आपको बता दिया गया है। ये ट्रिपल बॉन्ड है और ये क्या है? अचर है। अर्थात त्रिक बिंदु O पर तंत्र अचर होता है और किसी की आवश्यकता नहीं होती है बताने के लिए। अनिश्चित होता है, ताप का मान स्थिर होता है और ताप का मान भी स्थिर होता है। यह त्रिक बिंदु O वायुमंडलीय दाब से काफी नीचे होता है, बहुत नीचे होता है।
अतः एक वायुमंडलीय दाब पर दोनों साम्य प्राप्त होते हैं। पहला साम्य क्या है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर H2O सॉलिड और H2O लिक्विड परस्पर साम्य में है। अर्थात एक वायुमंडलीय दाब पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड बर्फ का गलनांक व जल का हिमांक बिंदु है। इसी प्रकार हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर देखें तो दो प्रवस्थाएं लिक्विड और गैस परस्पर साम्य में है। अतः एक वायुमंडलीय दाब पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जल का क्वथनांक बिंदु है। ये आपको ग्राफ के अनुसार दिखाए तो यहाँ देखो, ये दोनों बिंदु यही है, एक ई बिंदु है और एक एफ बिंदु है। ये एक एटमॉस्फेयर दाब है। तो एक एटमॉस्फेयर दाब पर यदि बिंदु ई देखते हैं तो इस बिंदु ई पर ठोस बर्फ और द्रव जल परस्पर साम्य में है और इसका मान क्या है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि जल का हिमांक या बर्फ का क्वथनांक होता है। इसी एटमॉस्फेयर को पर अगर आगे बढ़े तो ये बिंदु एफ प्राप्त होता है, जिसका मान 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। बिंदु एफ पर द्रव जल और जलवाष्प परस्पर साम्य में है। अतः यह जो बिंदु एफ है वो जल का क्वथनांक बिंदु है। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद। नेक्स्ट वी मीट टुमारो।